तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री के बाप कहते हैं लोग। हाँ जी, वो है एनआर नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के को फाउंडर, जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी एक नई सोच लाए हैं देश में। उनका पूरा नाम है नागवरा रामाराव नारायण मूर्ति, लेकिन सब उन्हें प्यार से नारायण मूर्ति या NRN कहते हैं। ये बायोग्राफी उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को छू लेगी, उनके बचपन से लेकर आज के दिन तक, उनकी सफलताओं से लेकर चुनी हुई बातों तक। हम ये सब आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं। नारायण मूर्ति का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1946 को कर्नाटका के चिक्कलबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट के सिद्धलघाटा नाम के एक छोटे से कस्बे में। ये वक्त था जब इंडिया अभी आज़ादी के बाद स्ट्रगल कर रहा था। इकोनॉमी टाइट थी और मिडिल क्लास फैमिलीज को हर रोज़ नए सपने देखने पड़ते थे। मूर्ति का परिवार देशस्थ माधव ब्राह्मण था, कन्नड़ बोलने वाला और बिल्कुल मिडिल क्लास। उनके पिताजी नारायण राव एक मॉडेस्ट स्कूल टीचर थे जो स्कूल में पढ़ाते थे और घर चलाते थे। उनकी माँ का नाम था पद्मावती, जो घर संभालती थी और बच्चों को संस्कारी बनाती थी। बच्चे से ही मूर्ति को बुक्स का शौक था। वो कहते हैं कि उनके पिताजी ने उन्हें ये सिखाया कि नॉलेज ही सबसे बड़ी दौलत है। इंडिया की आईटी रिवॉल्यूशन की शुरुआत करने वाले इस व्यक्ति ने इन्फोसिस को 1981 में सिर्फ 10,000 रुपये सीड्स कैपिटल से शुरू किया था, जो उनकी बीवी सुधा मूर्ति ने दिया था। आज इन्फोसिस एक ग्लोबल जायंट है जिसका मार्केट कैप बिलियन में है और मूर्ति की नेट वर्थ जनवरी 2025 तक लगभग $5 मिलियन है। लेकिन ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये एथिक, कंपैशन और हार्डवर्क की कहानी है। मूर्ति को फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर कहते हैं टाइम और CNBC ने। उन्होंने आउटसोर्सिंग को इंडिया का सब सुपर पावर बनाया, लेकिन साथ ही कॉरपोरेट गवर्नेंस और फिलैंथ्रोपी को भी नई ऊंचाइयों दी। अब आइए उनकी ज़िंदगी के चैप्टर को खोलते हैं। सिद्धलघाटा एक छोटा सा गांव था जहां बिजली भी हर रोज़ नहीं आती थी और बच्चे स्कूल जाने के लिए लंबी सड़क पार करना पड़ता था। मूर्ति के बचपन यानी बड़ी तकलीफ़ों से गुजरा है। वो कन्नड़ मीडियम में पढ़ते क्लास 10 तक। उनके घर में पैसे की कमी थी, लेकिन प्यार और शिक्षा की भरपूर। पिताजी स्कूल टीचर होने के बावजूद रात को एक्स्ट्रा ट्यूशन लेकर घर चलाते थे। मूर्ति कहते हैं कि उनकी ऑटोबायोग्राफी में जो उन्हें लिखी अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड में, उनकी पिता जी उन्हें सिखाया करते थे, बेटा हॉनेस्टी हार्ड वर्क से ही सफलता मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। परिवार में मूर्ति बड़े भाई थे और उनके छोटे भाई बहन थे, लेकिन वो सब मिलकर रहते थे। बचपन में मूर्ति को कॉमिक्स पढ़ना पसंद था, लेकिन जल्द ही वो सीरियस बुक की तरफ मुड़ गए। रामायण महाभारत से लेकर साइंस फिक्शन तक। एक बार उन्होंने बताया कि उनके गांव में छोटी सी लाइब्रेरी थी जहां वो हफ्ते में एक बार जाते थे और वहां से लाई किताबें रात भर पढ़ते थे। और वो उस वक्त था जब इंडिया में टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। लोग सोचते थे कि आईटी क्या होता है, लेकिन मूर्ति को बचपन से ही मशीन्स का शौक था, रेडियो तोड़ना और फिर जोड़ना। उनका परिवार बहुत सादा था। खाना था इडली वड़ा। त्योहार में सिर्फ सिंपल सेलिब्रेशन था। मूर्ति कहते हैं कि मिडिल क्लास रूट उनके ग्राउंडेड रखता था। आज भी वो बिलियनर है और सिंपल लाइफ जीते हैं। वो लेविश पार्टीज और प्राइवेट जेट अनलेस नेसेसरी यूज़ नहीं करते। ये बचपन से ही सीख है, उनके आज भी फॉलोअर करते हैं। वो अब सोचिए, एक ऐसा लड़का जो गांव से स्कूल से निकलने के लिए दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी को लीड कर रहा है।
यही इंस्पिरेशन है। शिक्षा में मूर्ति ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्लास 10th के बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर से 1967 में बीई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। ये इंस्टीट्यूट कर्नाटक का रेप्यूटेड कॉलेज था, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से मूर्ति ने पार्ट टाइम जॉब किए, ट्यूशन दिया, बुक्स बेचे। पढ़ाई के दौरान वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट पर काम करते थे, जैसे सिंपल सर्किट बनाना। फिर आया आईआईटी कानपुर, जहां 1969 में उन्होंने एम टेक इन कंप्यूटर साइंस किया। आईआईटी में एडमिशन लेना उस वक्त ड्रीम था, क्योंकि वहाँ मेरिट से एडमिशन मिलता है। फीस कम थी। मूर्ति कहते हैं कि आईआईटी ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया। सुबह 5 बजे उठना, लैब में रात तक बैठना। वहाँ उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखा, जो उस वक्त इंडिया में नई चीज़ थी। कंप्यूटर उस वक्त बड़े बड़े मशीन्स थे, जैसे मेन फ्रेम, और मूर्ति ने उन पर काम किया। आईआईटी के बाद 2007 में लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से ऑनरी डॉक्टरेट मिला, लेकिन ये सब उनकी मेहनत का फल है। शिक्षा ने उन्हें ये समझाया कि टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और इंडिया को इसमें आगे बढ़ना है। आज भी वो कहते हैं, एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये उनका मंत्र है। ग्रेजुएशन के बाद मूर्ति ने पहला जॉब मिला आईआईएम अहमदाबाद में, जहां वो रिसर्च एसोसिएट और चीफ सिस्टम प्रोग्रामिंग बने। वहां सैलरी थी उनकी सिर्फ 800 रुपया महीना, लेकिन वो खुश थे, क्योंकि काम था इंडिया फर्स्ट टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर। उन्होंने बेसिक इंटरप्रेटर डिज़ाइन किया इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए। ये था इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट। फिर 1970 में वो पेरिस गए, जहां उन्होंने इफ्को के लिए काम किया। वहां से प्रोजेक्ट था कार्ल्स डी गोल एयरपोर्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना, एयर कार्गो हैंडल करने के लिए। पेरिस में रहना था, एक छोटा सा अपार्टमेंट था, लेकिन ये एक्सपीरियंस उन्हें ग्लोबल सोच दिलाई। वहाँ से लौट के वो पुणे में पटनी कंप्यूटर सिस्टम ज्वाइन किया, जहाँ जनरल मैनेजर बने 1977 में। लेकिन ये सब स्मूथ नहीं था। एक बार उन्होंने अपनी कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक शुरू की, जो फेल हो गई सिर्फ 1.5 साल में। ये फेल्यूर ने उन्हें सिखाया कि बिजनेस में रिस्क है, लेकिन हार नहीं मानी। मूर्ति कहते हैं कि फेल्यूर इज़ द बेस्ट टीचर। इस दौरान 1974 में एक इंसिडेंट हुआ जो उनकी ज़िंदगी बदल दिया। वो बुल्गारिया यूगोस्लाविया बॉर्डर पर कम्युनिस्ट रेजिम में जेल गए 72 आवर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पाई समझा गया। ये एक्सपीरियंस उन्हें सोशलिस्ट से कंपैशनेट कैपिटलिस्ट बनाया। वो कहते हैं, जेल ने मुझे ये समझाया कि जॉब क्रिएशन ही पॉवर्टी ख़त्म कर सकता है। ये अर्ली करियर के स्ट्रगल्स ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। पुणे में रहकर वो अपने फ्यूचर के सपने देखते और सोचते कि इंडिया को आईटी में आगे बढ़ाना है। 1981 में मूर्ति ने 6 दोस्तों के साथ इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड शुरू की। उनके जो ग्रुप थे, दोस्त थे, उनका नाम था नंदन नीलेकन, एस गोपालकृष्णा, एस डी शिबूलाल, के दिनेश, एन एस राघवन और अशोक अरोरा। कैपिटल था सिर्फ 10,000 रुपये, जो सुधा ने अपनी सेविंग से दिए। बाकी फाउंडर ने भी 10-10 हज़ार रुपये निकाले, लेकिन मूर्ति के पास नहीं थे। ऑफिस था पुणे में एक छोटा सा गैरेज में, जहां वो लैपटॉप नहीं टाइपराइटर पर सॉफ्टवेयर लिखते थे। पहला क्लाइंट मिला उनको 1981 में, एक अपैरल कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। शुरुआत में ग्रोथ स्लो थी। 1991 तक इन्फोसिस का टर्नओवर था सिर्फ कुछ लाख, लेकिन फिर आया इकोनॉमिक लिबरेशन।
पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने डोर्स खोले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। मूर्ति ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने ग्लोबल डिलीवरी मॉडल बनाया जहां इंडियन इंजीनियर लो कॉस्ट पर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर देते। क्लाइंट मिले यूएस और यूरोप से। कंसल्टिंग सिस्टम इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। 1999 में इन्फोसिस पहली इंडियन कंपनी बनी जो नैस्डैक पर लिस्ट हुई। ये माइलस्टोन था। 2004 में रेवेन्यू पहुंचा $1.06 बिलियन जब ग्लोबल आईटी डाउनटर्न था। मूर्ति सीईओ रहे 1981 से 2002 तक, फिर चेयरमैन रहे 2002 से 2006 तक, फिर चीफ मेंटोर 2006 से 2011। रिटायरमेंट के बाद भी 2013 में वापस आए, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने, लेकिन 2014 में फिर रिटायर हुए। इन्फोसिस की सक्सेस का राज मूर्ति का फोकस था एथिक पर। उन्होंने कंपैशनेट कैपिटलिज्म का मॉडल बनाया। प्रॉफिट के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी ने जो हायरिस ओपन कल्चर और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। आज इन्फोसिस में 3 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। रेवेन्यू $18 बिलियन से ऊपर है। मूर्ति कहते हैं वे बिल्ड इन्फोसिस ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। लेकिन चैलेंजेस भी आए। 2000 में आउटसोर्सिंग बैकलैश यूएस में। लोग कहते हैं द जॉब्स जा रहे हैं इंडिया को। मूर्ति ने जवाब दिया कि इन्फोसिस यूएस में 500 जॉब्स क्रिएट करेगी कंसल्टेंटी यूनिट से। ये उनकी डिप्लोमेसी थी। मूर्ति ने लीडरशिप स्टाइल था डेमोक्रेटिक। वो कहते हैं इंडिया शुड बी जज्ड नॉट पीपल। इन्फोसिस में वो वीकली मीटिंग करते हैं, हर एम्प्लॉय की सुनते हैं। 2006 में रिटायर हुए, लेकिन कंपनी को 70,000 एम्प्लॉय और 3 बिलियन रेवेन्यू छोड़ गए। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बोर्ड ज्वाइन किया। HSBC, DBS बैंक, यूनिलीवर, ICICI, NDTV। वो एडवाइजरी रोल में है। कॉर्नल यूनिवर्सिटी, इंस्टेड फोर्ड फाउंडेशन, UN फाउंडेशन ने 2010 में SKS माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट किया। विनोद खोसला के साथ 2017 में इन्फोसिस के गवर्नेंस इशू पर बोला जो कंपनी ने डिनाई किया। 2023 में उन्होंने कहा कि यंग इंडियन को 70 आवर्स वीकली काम करना चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए। यह डिबेट का विषय बना। नवंबर 2024 में क्लैरिफाई किया कि ये पर्सनल चॉइस है। उन्होंने खुद 40 साल से ज़्यादा ऐसा किया है। आज भी वो मेंटोर हैं, स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं। मूर्ति फिलॉन्थ्रॉपी में बिल्कुल आगे है। इन्फोसिस फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट पर क्रोर्स ऑफ रुपीस खर्च किए। सुधा मूर्ति चेयरपर्सन है जो बुक्स लिखती है और सोशल वर्क करती है। 2013 में फिलॉन्थ्रॉपिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला एशियन अवार्ड से। वो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड चेयर है और रोड्स ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के ट्रस्टी है। इन्फोसिस प्राइज देते हैं साइंस में जो नोबल जैसा प्रेस्टिजियस है। मूर्ति कहते हैं वेल्थ इज नॉट जस्ट फॉर पर्सनल गेन, इट्स फॉर सोशल गुड। मार्च 2024 में उन्होंने अपने 4 महीने के पोते पोती एक रोहन मूर्ति को 240 करोड़ के इन्फोसिस शेयर्स गिफ्ट किए। ये उनकी फैमिली ओरिएंटेड फिलॉन्थ्रॉपी दिखाता है। 1978 में मूर्ति की शादी हुई सुधा मूर्ति से जो IIT टॉपर थी और इंजीनियरिंग कर रही थी। सुधा ने इन्फोसिस के लिए अपनी जॉब छोड़ी, लेकिन आज वो ऑथर है। कन्नड़, इंग्लिश में 200+ बुक्स है और एक्टिविस्ट है। 2 बच्चे, बेटा रोहन मूर्ति जो 2013-14 में इन्फोसिस में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट था, फिर सोकोरो स्टार्टअप शुरू किया। बेटी अक्षता मूर्ति जो ऋषि सुनक से शादी शुदा है। ऋषि UK PM है, प्राइम मिनिस्टर रहे 2022 से 24 तक। जो मूर्ति UK के PM के ससुर है।
मूर्ति ने पर्सनल लाइफ में सिंपल रहा। वो वेजिटेरियन है, योगा करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, फिलोसॉफी करते हैं, फिलोसॉफी हिस्ट्री। एक बार बताया सुधा ने, मुझे ग्राउंडेड रखना, विदाउट हर इन्फोसिस नहीं होता। परिवार में वो फेस्टिवल मनाते हैं ट्रेडिशनली और बेंगलोर के घर में रहते हैं। मूर्ति के अवार्ड्स की लिस्ट लंबी है। 2000 में उन्हें पद्मश्री, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण मिला, 2003 में अर्न्स्ट एंड यंग यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, 2007 में आईईई अर्न्स्ट फेबर अवार्ड मिला, 2008 में फ्रेंच लीजियन ऑफ ऑनर। फॉर्च्यून ने उन्हें 12 ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर में गिनाया। एशिया वीक पावर 50 में शामिल किया। 2012 में हॉवर मेडल, 2022 में केम्पेगौड़ा अवार्ड, 2024 में इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये सब उनकी मेहनत का सिला है। 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को चेयरमैन रहे दावोस में। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। लेसर नोन फैक्ट है मूर्ति की ज़िंदगी के वो फैसिनेटिंग बनाता है। ये फैक्ट रिसर्च ने से निकाला है और मैं उन्हें विस्तार से बताऊंगा ताकि समझने में आसानी हो। 1970 में मूर्ति सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशलिस्ट थे। एक ट्रिप पर उन्हें बल्गेरिया गए जहां कम्युनिस्ट रेजिम ने उन्हें स्पाई समझकर 72 आवर्स जेल में डाला दिया। ये एक्सपीरियंस ने उन्हें बदल दिया। वो कहते हैं, जेल ने मुझे समझाया कि गवर्नमेंट से नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप से पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है। इस वजह से इन्फोसिस पे फोकस किया जो जॉब क्रिएशन करता है। ये फैक्ट बहुत कम लोग जानते हैं कि मूर्ति इस पर ओपनली नहीं बोलते। आईआईटी के बाद सॉफ्टट्रॉनिक शुरू की लेकिन 1.5 डेढ़ साल में वो बंद हो गई। रीज़न था मार्केट नहीं था सॉफ्टवेयर का इंडिया में। इस फेलियर ने उन्हें सिखाया रेसिलियंस। आज इन्फोसिस सक्सेस देखकर लोग भूल जाते हैं कि पहले कितना अटेम्प्ट हुए। आईआईएम अहमदाबाद में मूर्ति और प्रोफेसर रामाराव ने इंडिया फर्स्ट बेसिक एंटरप्रेन्योर बनाया टीडीसी 312 कंप्यूटर के लिए जो एसिल ECIL ने बनाया था। ये 1960 के एंड का प्रोजेक्ट था जब कंप्यूटर रेयर थे। ये कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री बुक में नहीं है लेकिन आईटी के लिए माइलस्टोन था। मजाक नहीं, इन्फोसिस का पहले एम्प्लॉय था NS राघवन। मूर्ति 4 नंबर पे थे क्योंकि वो फाउंडर थे कि इसीलिए वो टास्क ख़त्म करने के बाद ज्वाइन हुए, जो दिखाता है कि शुरू में सब इक्वल नहीं थे। सुधा ने बॉम्बे में मैनेजर की जॉब छोड़ी 1981 में इन्फोसिस के लिए। वो कहती है, मैं इंजीनियर थी, राइटर बनी, सब मूर्ति के सपने के लिए। ये अनसंग हीरो स्टोरी है। 2023 का स्टेटमेंट फेमस हुआ लेकिन मूर्ति ने बताया कि उन्होंने खुद 14-15 घंटे दिन में काम किया है, 40 साल से ज़्यादा। ये उनके पिताजी की सीख थी, काम करो जैसे कल लास्ट डे हो। 2022 में मूर्ति ने कहा, मैं गलत था जो फाउंडर के बच्चों को इन्फोसिस से दूर रखा, टैलेंट डिप्राइव हो गया। अब रोहन और अक्षता अपने रास्ते पर है लेकिन ये कन्फेशन रेयर है। पेरिस जाते हुए वो मेट्रो से ट्रैवल करते थे, फ्रेंच खुद सीखी। एक प्रोजेक्ट के दौरान वो एयरपोर्ट के कार्गो सिस्टम पर रात भर काम करते थे, कॉफ़ी पीते थे। ये ग्लोबल एक्सपोजर ने उन्हें हम्बल रखा। क्लास 10 तक कन्नड़ मीडियम लेकिन इंग्लिश फ्लुएंट बोलते हैं। वो कन्नड़ लिटरेचर के फ़ैन हैं और सुधा की बुक्स को प्रमोट करते हैं। ये अननोन फैक्ट्स है। उन्होंने कन्नड़ में कई बार स्पीच दी है VTU स्टूडेंट को। 2010 में SKS माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट किया जो कंट्रोवर्सी में आया
लेकिन मूर्ति ने कहा रिस्क लेना पड़ता है सोशल गुड्स के लिए। ये फैक्ट सिर्फ ट्रिविया नहीं, उनकी फिलॉसफी दिखाता है। मूर्ति की जिंदगी एक ओपन बुक है, लेकिन ये छुपा हुआ है कहीं पर नहीं। नहीं, नारायण मूर्ति सिर्फ इन्फोसिस नहीं बल्कि एक नई जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने दिखाया कि मिडिल क्लास से भी दुनिया बदल सकती है। आज वो 79 साल के हैं लेकिन एक्टिव है, लेक्चर देते हैं, बुक्स लिखते हैं। द विथ एंड विजडम ऑफ नारायण मूर्ति, ये क्लियर ब्लू स्काई उनकी लेगेसी है। एथिकल बिजनेस, फिलॉन्थ्रॉफी और इंडिया को ग्लोबल प्लेयर बनाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।